उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दादरी सुर्खियों में। गो हत्या के नाम पर सियासत फिर तेज हो चली है। अखलाक ने गोमांस खाया या नहीं, इस पर पंचायत हो रही है। बीजेपी के कुछ नेता एक बार फिर बयानबाजी पर उतर आए हैं तो वारदात के 9 महीने बाद एक नई रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दादरी का मुद्दा फिर गर्म हो चला है, धीमी आंच पर ही सही। आवाज अड्डा पर आज हम इसी पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल, बहुजन समाज पार्टी के नेता सुधींद्र भदौरिया, राजपाल भाटी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह और शरद प्रधान। वैसे तो इस चर्चा में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले हम जो बात कह रहे हैं कि किस तरीके से सियासत गर्म हो रही है इस मामले पर, एक बार फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जहां जांच होकर आए वो लेबोरेटरी किसकी है? अरे भाई कैसे आरोप कर सकते हो? पुलिस आपकी, डीएम आपका, लेबोरेटरी आपकी, आरोप भाजपा पर कैसे कर सकते हो? पंचायत हमने नहीं कराई है, भारतीय जनता पार्टी का पंचायत से कोई लेन देन नहीं है, मगर इतनी सारी बात होगी, कुछ लोग इकट्ठा हो गए शांतिपूर्वक तरीके से, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? एक आदमी तो खा नहीं सकता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे। पहले तो अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो जिन लोगों को जेल के अंदर बंद किया गया है उनको छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके हैं वो बीफ कहां से बरामद हुई, इसलिए इस तथ्य को कहीं न कहीं पे विवाद में है। तो जब अदालत में चार्जशीट पेश हो गई तो उन्हें जो कुछ भी कहना हो अदालत में कहें, लेकिन अगर उसका राजनीतिकरण करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर पंचायतें तय करने लगे कि क्या होगा और अगर भीड़ मॉब जो है वो चढ़ कर ये कहे कि यही होगा, आप किसी के घर में घुस के किसी को मार देंगे, ये तो देखिए अपराध बहुत जघन्य है। इस अपराध को गौकश के साथ जोड़ना उचित नहीं है कि किसी ने गौकश किया तो हम उसकी जान ले लेंगे, और अभी ये भी सिद्ध नहीं है कि वो वास्तव में वो कहां से पाया गया। चलिए, तो सब पार्टियों से अलग अलग बातें आ रही हैं। बीजेपी अपने आप को अपने नेताओं के बयान से अलग कर रही है तो बोल रही है दूसरी तरफ की यहां पर पंचायत बैठती है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, बाकी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल निकला है। बातचीत शुरू करते हैं। वैसे तो पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता है, लेकिन फिलहाल जुड़े नहीं है, इसलिए मैं पत्रकार पैनल की तरफ जाता हूं। राम कृपाल सिंह हमारे साथ में है। राम कृपाल जी, उत्तर प्रदेश में आज 9 महीने हो गए इस घटना को घटे, बीच में मामला शांत सा हो गया था, अब एक नई रिपोर्ट आती है। इतना समय क्यों लग गया? पहले तो 2 रिपोर्टों के बीच में अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बताते हैं कि गोवंश का ही मांस पाया गया था और फिर अदालत पंचायत बैठती है, अपना फरमान दे देती है कि 20 दिन में फैसला सुनाइए। ये सब कुछ क्या चुनाव के चलते ही एजेंडे पर है? देखिए, घटना जो हुई थी वाकई शर्मनाक थी और बहुत तकलीफ ये होती है कि जो भी तथ्य आपके सामने आए हैं या जो नई रिपोर्ट आई है, मान लिया वो सब सच है। सवाल है कि आज के समय में क्या कुछ लोग तय करके किसी की हत्या कर सकते हैं? और उस पर अभी मैं विनय जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि तमाम लोग छोड़ दिए जाएं। मतलब अगर हम मतलब सार्वजनिक पदों पर इस तरह से बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टीज के वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करते हैं, तो अब ये तो ऐसा है जिस पर कोई बहस होनी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली अगर कोई सोचे कि आप जो एक्यूज है मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, कोई भी समाज, कौन सा कानून हिंदुस्तान का आपको इजाजत देता है? जो तथ्य आपने रखे सारे तथ्य मैं मान लेता हूं, उसके लिए अदालतें हैं सजा देने के लिए। अब ये भीड़ किसी की हत्या कर देगी और उसमें से इसलिए कि जो आरोप उसमें लग रहे थे वो सही थे, इसलिए ये लोग बेदाग हैं। किस तरह के तर्क हम लोग दे रहे हैं? कौन सा समाज हम लोग बना रहे हैं? और ये तो मैं एक पक्ष की बात कर रहा था जिसको आप बीजेपी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। दूसरी तरफ धारा 144 लागू है, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। वहां पे गैदरिंग होती है, भाषण दिया जाता है, चाहे वो शिवसेना का हो बंदा या किसी का ही बंदा हो,
सैनिक हो या मैं नहीं जानता, लेकिन कोई भी इकट्ठा कैसे हुआ, धारा 144 लगी हुई है। इसका मतलब है कि प्रशासन और ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति को वोट की खातिर इस लेवल पर हम उतर रहे हैं कि हम एक भीड़ से हत्या किए जाने के जो एक्यूज हैं उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं जी। अरे इस तरह की मांग कोई मतलब इस तरह से फ्रिंज एलिमेंट करें तो समझ में आता है। कम से कम जो पदों पर बैठे हुए लोग उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हमारे साथ आ गए। चलिए ये सीधा सवाल उनके पास लेकर चलते सुधांशु साहब, और समाजवादी पार्टी से भी पूछेंगे। 9 महीने बाद इस मुद्दे को फिर से आप लोगों ने गर्म कर दिया है। अब आप पंचायत बिठा रहे हैं, उसमें आपके नेता जा रहे हैं, जबकि धारा 144 लगी हुई है, और वहां पर फिर एक 20 दिन का अल्टीमेटम रख दिया गया है कि सजा दीजिए। बनिस्बत की जांच होनी चाहिए कि एक आदमी को क्यों मार दिया गया। अब आप एक नई रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कह रहे हैं कि आप जाके सजा दीजिए। क्यों भड़काया जा रहा है इस तरीके से इस मुद्दे को? पहली बात यह है कि जो अखलाक की हत्या हुई थी वो बहुत निंदनीय थी और उसने सबको हिलाया था। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का किसी भी व्यक्ति को हक नहीं है और किसी भी भीड़ को तो बिल्कुल भी हक नहीं है। तो जहां तक हत्या का सवाल है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और हत्या के जो दोषी हैं उनको कानून अपनी सजा दे रही है। देखिए, मेरा मानना है कि कानून की प्रभुसत्ता जो है वो किसी जाति के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर स्थापित नहीं करी जाती है। वहां कानून के सामने हर एक कोई बराबर है। तो इसीलिए अगर कोई भी कानून का जब उल्लंघन होता है तो उसका जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या के मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी है। अब वो दोषी है नहीं है, वो निर्दोष है, ये तो अब न्यायालय तय कर लेगा। लेकिन अब नए तथ्य खुद ही जांच में निकल के आए हैं और यूपी का जो कानून है, काउ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1955 जो है, उसके तहत जिसने भी ये करा है, गौमांस जिसके पास भी है, उसको 7 साल की सजा होती है और 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। ये हमने कानून नहीं बनाया, माफ करिएगा, इसको नहीं तो राजनीति का इल्जाम नहीं बनाया, लेकिन गांव की पंचायत वैसे तो कह रहे हैं शाह साहब पंचायत भी उन्होंने नहीं मिलाई, लेकिन आपके नेता उसमें पहुंचे, उसमें उन्होंने बयान दिया। बलियान साहब बोल रहे हैं कि एक आदमी 150 किलो कंज्यूम नहीं कर सकता, इतना एक गाय का गोमांस होगा, उसमें आप और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जांच कीजिए। मैं जरा इसमें आपसे एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। कानून का काम कानून की जो संस्थाएं उनको करना चाहिए। आज अगर गौमांस पाया गया और ये कानून का उल्लंघन है, कानून में ये जघन्य अपराध है, तो जिन्होंने करा उनके खिलाफ स्वतः इनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए किसी पंचायत का इंतजार होना या कोई पंचायत अल्टीमेटम दे, ये करे तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति प्रदेश का प्रशासन कर रही है। प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वो कानून की प्रभुसत्ता को स्थापित करेगी। कानून का उल्लंघन हुआ, ये सामने जब तथ्य आए तो उस पर कार्रवाई करें। उसके लिए पंचायत के अल्टीमेटम का इंतजार होना या पब्लिक प्रेशर बने या उसके अंदर राजनीति हो, उसके समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है भाई? ये किसी का, देखिए, जब तक ये तथ्य स्थापित नहीं हुआ था तब तक तो ये प्रश्न ही नहीं था। चलिए, तो राजकुमार भाटी साहब के पास जाते हैं। राजकुमार भाटी साहब, आप पर वो सीधा पूछ रहे हैं कि और एक सवाल भी उठता है कि 9 महीने का डिफरेंस क्यों? जब पहली रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि ये मटन है या कोई और मांस है, अब 9 महीने का समय लगता है। मथुरा से रिपोर्ट की आती है, जांच की रिपोर्ट, और उसमें गोवंश का मांस बताया जाता है। पहली बात तो इतना समय क्यों दो चीजों में? फिर इस समय के बाद अब जब आप धारा 144 भी लगाते हैं, लेकिन आप फिर भी अलाउ करते हैं कि लोग वहां बैठे पंचायत करें, तो आप जांच किस चीज की कर रहे हैं? आप इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मांस था, या आप जांच कर रहे हैं कि एक आदमी को क्यों मारा गया? देखिए, सुधांशु मित्तल जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपना स्टैंड क्लियर करे, अपना स्टैंड एक स्टैंड रखें। सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि जो लोग जेल भेजे गए हैं वो दोषी हैं, उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की थी। इन्हीं की पार्टी के संजीव बालियान जी कहते हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, कि वो निर्दोष हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। और ये कानून की बात कर रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून क्या सड़क पर काम करेगा? क्या इनको देश के कानून में इनकी आस्था नहीं है? क्या इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है?
जो जिस अपराध की विवेचना होने के बाद ट्रायल शुरू हो चुका है, कोर्ट में केस है, उसके लिए अब पंचायत करके ये तय करना पंचायतों में कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जिसे बीजेपी के नेता दोषी बताएंगे वो तो दोषी है और जिसे बीजेपी के नेता निर्दोष बताएंगे वो निर्दोष है। ये कौन सी इनकी कानूनी में आस्था है इनकी? ये केवल चुनाव को मद्देनजर रखे मामले को गरमाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, युवाओं को बरगलाना चाहते हैं। ये इस भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो देश के युवाओं को जिहादी बनाने की नीति है कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, सड़क पे फैसला करो। जिस व्यक्ति की शक्ल आपको पसंद ना है उस व्यक्ति की हत्या कर दो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पंचायतें करेंगे कि ये निर्दोष है, इनको रिहा किया जाए। तो मित्तल साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल भाटी साहब आपसे ये था कि 2 रिपोर्ट्स के बीच में इतना वक्त क्यों लिया गया? देखिए, एक प्रक्रिया होती है, लैब में जांच होकर आई थी। पहली जो रिपोर्ट थी वो विजुअल रिपोर्ट थी, वो एक प्रथम दृष्टया उसके देखने के आधार पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये बकरे का मांस लगता है देखने में, और वो लैब में भेजा गया, लैब से रिपोर्ट आ गई। उसके बाद भी प्रशासन उसे सार्वजनिक करना नहीं चाहता था। ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसे सार्वजनिक करने के लिए कहा, कोर्ट ने उन्हें रिपोर्ट दिलवाई। उसके बाद तय हुआ कि ये गाय का मांस था जो सैंपल भेजा गया था। ये जो मीडिया में कहा जा रहा है, अखबारों में छपा है, कुछ टीवी चैनल भी कह रहे हैं कि अखलाक के घर से मिला था गौ का मांस, ये गलत तथ्य बता रहे हैं। वो गाय का मांस सड़क, जो भी मांस था वो सड़क से मिला था, वो एक पॉलीथीन में सड़क पर रखा हुआ था। पुलिस ने वहां से उठा के, गांव वालों ने कहा कि ये मांस हमें मिला है, उसे भेज दिया। लेकिन सरकारी वकील ने भी विरोध किया। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि इस तमाम के बीच में 9 महीने गुजर गए। अगर इन्हें एफआईआर दर्ज करानी थी तो 9 महीने पहले इन्होंने अर्जी क्यों नहीं दी थी, इन्होंने तहरीर क्यों नहीं दी थी? अब 9 महीने बाद, अगर देखिए सीआरपीसी में प्रावधान है, आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो अगर इतने दिन बाद, घटना के बाद रिपोर्ट इन्हें दर्ज करानी है तो इन्हें 156(3) के तहत कोर्ट में जाना चाहिए और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। देश के कानून पर इनकी आस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, गऊ की हत्या के खिलाफ सबसे सख्त कानून उत्तर प्रदेश में है। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और साथ ही जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाती है। तो इन्हें इस पर विश्वास रखना चाहिए। पिछले 4 साल के मित्तल साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, मित्तल साहब बोलिए। आपने अभी राजकुमार भाटी जी का पूरा बयान सुना। भाजपा को कोसने के अलावा राजकुमार भाटी जी ने कुछ नहीं करा। प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है। मैं तो इनके उत्तरदायित्व का जवाब मांग रहा हूं ना। 9 महीने बाद ये कह रहे हैं रिपोर्ट इसमें हम कोस नहीं रहे हैं मित्तल जी, हम आईना दिखा रहे हैं आपको। राजकुमार जी बीच में आप बजाय जनता के मुद्दों के, बजाय जनता की आवाज उठाने के बजाय, राजकुमार जी थोड़ी सभ्यता रखिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। थोड़ी सभ्यता रखिए। हम आपको आईना दिखा रहे हैं, कोस नहीं रहे हैं बोला। राजकुमार जी मैं बीच में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, थोड़ी सभ्यता रखिए। स्वागत है आपका। मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आपका जब मौका मिला अपनी बात रखिए। नहीं, लेकिन आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कोस रहे हैं आपको। हम कोस नहीं रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। आपके पास जब मौके मिले आप वो करिएगा। राजकुमार जी, ये सभ्यता नहीं है जी। हम लोग एक शिष्टाचार के तहत डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो शिष्ट रहिए। कहें आप कहें। प्रश्न ये है कि इनके प्रशासन का क्या उत्तरदायित्व था, इनकी सरकार का क्या उत्तरदायित्व था। इनकी सरकार, ये अभी देखिए इन्होंने क्या कहा कि ये सार्वजनिक नहीं करी गई रिपोर्ट, ये तो कोर्ट ने जब निर्देश दिया तब रिपोर्ट दी गई। अरे भाई, जब आपके पास आ गया कि ये गौमांस था तो ये दूसरा क्राइम है। ये जो कत्ल का क्राइम है वो तो अलग है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करी तो आपने कर दी, लेकिन गौमांस का ये जो क्राइम है ये तो एक अलग क्राइम था। आपने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? मित्तल जी, आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इसलिए टोक रहा हूं आपको बार-बार। देखिए, फिर आप बीच में ना बोलिए। राजकुमार जी देखिए, शिष्टाचार ये कहता है, आपने जब बोला मैं एक शब्द नहीं बोला, आपने बहुत कुछ बोला जो गलत बोला, लेकिन मुझे मेरी बात रखने दीजिए। प्रश्न ये है कि ये इन्होंने क्यों नहीं, अभी इन्होंने क्या तर्क दिया? इन्होंने तर्क दिया न्यायालय जाए। क्यों भाई न्यायालय जाए? आप प्रशासन है, पुलिस का उत्तरदायित्व है कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो पुलिस उसके अंदर कार्रवाई करे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों? धार्मिक मामला है, सांप्रदायिक है, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, आपको वहां पे जो है यूपी के अंदर अल्पसंख्यक का वोट लेना है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं करेंगे। जब कानून के इम्प्लीमेंटेशन में आप धर्म और जाति देखेंगे तो वहां आप उस प्रदेश का वातावरण जो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए उसको खराब करते हैं। आप विशेष करें, जानबूझ के राजनीति करने के लिए। देखिए, इन्होंने मथुरा में भी क्या करा।
मथुरा में भी 2 साल तक इन्होंने यही राजनीति करी और अब यहां पे वो राजनीति करें। कानून की प्रभुसत्ता वो सुप्रीम है, उसको अपना काम किसी भी शक्ल देख के नहीं करना चाहिए, किसी की जात नहीं देखनी चाहिए, किसी का धर्म नहीं देखना चाहिए। 2 कानूनों का उल्लंघन हुआ, एक हुआ काउ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 55 का, उस कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करी गई ये मैं जानना चाहता हूं। और अगर लोगों में आक्रोश इस बात का हो कि भाई ये कानून का उल्लंघन था जिसमें 7 साल की सजा थी और तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि इसमें धार्मिक एक दृष्टिकोण होता है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता नहीं बनता। दूसरा था जो उस मॉब ने हत्या करी, उस हत्या के खिलाफ आपने कार्रवाई करी। अब न्यायालय चीजें तय कर रही है। तो एक तरफ इतना लंबा वक्त बीता, अभी भी चीजों को लेकर कि सैंपल कहां से उठाया गया था उस पर एक राय नहीं है। फ्रिज में से लिया गया, सड़क पर से लिया गया, सड़क पर से लिया गया, तो क्या कोई और फेंकी गया? सुधीर भदौरिया साहब, आपके पास आता हूं। एक और बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको लगता है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से अब राजनीतिक तरीके से उठाया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर? देखिए, इस विषय की बहस की शुरुआत में ही बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल जी, उन्होंने कहा कि 2 ये पक्ष हैं। एक पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वहां पर घटना घटी है उसके लिए कानून में कोई ऐसी हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे जो दोषी लोग हैं, चाहे वो एलिज्ड ही दोषी हों, उनको, जिन्होंने हत्या में फंसे हुए लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से छुड़ा दिया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए। वहां धारा 144 लगी हुई थी। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। आज हिंदुस्तान के तमाम बड़े अखबारों के मुख्य पृष्ठ में उन सैकड़ों लोगों की तस्वीरें छपी हुई हैं और उनमें बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के भी हैं जो वहां पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके कई बड़े नेताओं ने इस तरह के बयान भी दिए, चाहे वो अभी आपने संजीव बालियान का बयान सुनाया, आपने उसके पहले और तमाम नेताओं ने भी, कभी योगी आदित्यनाथ वगैरह, ये समय समय पर उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाते रहे हैं, बिगाड़ते रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो 4 वर्षों के अंदर कोई अपनी पहचान नहीं बना पाई, एक अच्छे सुशासन की, गुंडा राज की उनकी पहचान बनी और ये साबित हो गया इस बार जो मथुरा के अंदर बड़ा कांड हुआ, जिस तरह से वहां पुलिस के लोगों की हत्या हुई है और एसएसपी तक की हत्या हो गई, तो उसके बाद एसओ की भी हत्या हो गई और जेलों के अंदर जिस तरह से खूनी युद्ध चला, चाहे वो बनारस में हुआ हो, चाहे वो फैजाबाद के अंदर, अयोध्या के अंदर हुआ हो, और कितने दर्जनों स्थानों पर पुलिस के एसओ पिटे हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने घुस घुस के उनको पीटा है। और बनारस की जेल की मैं आपको इसलिए इससे रिश्ता जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया जब वो खूनी युद्ध हो रहा था और तब उसके बाद उन लोगों ने वहां पर शांति कायम की। मैं कहना ये चाहता हूं, ये गुंडा राज की पार्टी की पहचान है, दूसरी की दंगा राज की पार्टी की पहचान है और इन्होंने बिहार में इसको प्रयोग भी किया था। इनके मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा था ये चुनाव उन लोगों के बीच में हो रहा है जो गौ मांस का प्रयोग करते हैं और दूसरे तरफ वो लोग हैं जो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस चीज को फिर अब ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर फिर से प्रयोग करना चाहते हैं आने वाले चुनाव में। इन्होंने असल में इनको खून कहां लगा? मुजफ्फरनगर के कांड से 1 लाख लोग बेघर हो गए। मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव, बैठे रहे सैफई महोत्सव में, वहां पर उनको जाने का अवसर नहीं मिला। उनके पिताजी सैफई महोत्सव में बैठे रहे, उनको वहां जाने का मुलायम सिंह जी को अवसर नहीं मिला। आज फिर इन लोगों को जब चारों तरफ से ये विफल हो चुके हैं तो फिर एक नया मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए, तो इसके कानूनी पहलू पे थोड़ी सी राय लेते हैं, जिससे हम लोग फिर से खून की होली खेलें और उसमें अपने रंग हम अपने दिखाएं, अपने पार्टियों के झंडे लहराएं और फिर आग लगे जिसमें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करें। पर उत्तर प्रदेश की जनता सावधान है, जानती है इन लोगों के मंसूबों को, इसलिए इनको कामयाब करेगी। उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुना की तहजीब है, जिसमें हमेशा से सैकड़ों साल से हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, वह तहजीब कायम रहेगी। चलिए, मैं इसका थोड़ा कानूनी पहलू पे मैं जाता हूं। विक्रम सिंह साहब है हमारे पास, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सिंह साहब, अभी भी
सैंपल आने के बाद, दूसरी रिपोर्ट आने के बाद अभी भी ये चीज तय नहीं हुई कि वो सैंपल फ्रिज के अंदर से मिला, कहा जा रहा है वो सड़क के बाहर पड़ा हुआ था, उसको उठा के डाला गया। तो कानूनी तौर पर अभी भी कोई चीज पुख्ता नहीं है। इसको इस हद तक हवा देना, फिर से उस मुद्दे पर ले जाना, फिर ये कहना कि सजा दीजिए, पूरे गांव में और परिवार होंगे उनको भी सजा दीजिए, सबके खिलाफ रिपोर्ट कराइए, ये किस हद तक सही है? और कानून इसमें क्या कहेगा? कानून की स्थिति बड़ी स्पष्ट है। सबसे पहले आखलाक की हत्या गैर मुनासिब थी, नाजायज थी और कानूनन जुर्म थी और उसमें प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो कि उसमें कार्रवाई की जा रही है। नंबर 2, गोमांस का मिलना, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट उत्तर प्रदेश 1955 के अंतर्गत उस पर आपराधिक अनुसंधान होना चाहिए, पहले अपराध पंजीकृत होना चाहिए और उसके ऊपर विवेचना होनी चाहिए कि क्या ये कानून की परिधि के अंदर क्या ये दंडनीय है अथवा नहीं। लेकिन अगर एक क्राइम नंबर जिसमें आखलाक की मृत्यु हुई, उसी क्राइम नंबर पे ये मीट का नमूना भी बरामद किया जाता है, तो कदाचित विवेचकों ने ये सोच करके कि तारतम्य में कोई न कोई इसका जुड़ाव या संबंध आखलाक की घटना से था, हत्या से था, इसलिए इसका नमूना उसी क्राइम नंबर पे लिया गया जिसमें आखलाक की हत्या 302 और बलवा पंजीकृत है। अब ये उनको पुलिस को एक्सप्लेन करना होगा कि अगर ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं था तो उसी क्राइम नंबर पे इन्होंने नमूना क्यों लिया। बहरहाल ये विवेचना का प्रश्न है और विवेचना शीघ्र होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने बाद और 7 महीने बाद, 1 महीने के अंदर अब तक इसमें कार्रवाई हो जानी चाहिए थी कि वास्तविकता क्या है। ये तो वही सिंह साहब, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसे कई केसेस हैंडल किए होंगे जहां कई बार इस तरह के नमूने आते जाते होंगे, तो इतना ज्यादा वक्त क्यों? अभी यहां पर भाटी साहब कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन 9 महीने का वक्त किसी सैंपल को जांचने में, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कानून इतना, ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें पूरी कार्रवाई 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, ये भी अनुचित है। और किसी भी तरह की पंचायत और महापंचायत और बैठक, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। आपको केवल पुलिस को चाहिए विवेचना करके 1 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी कर दे और पंचायत वगैरह को कर दे बैन, क्योंकि पंचायत का कोई तात्पर्य और औचित्य नहीं है सिवाय इसके कि फिजा को बिगाड़ना। इसलिए मेरा ये परामर्श होगा कि किसी तरह की कोई पंचायत ना हो, पुलिस 30 दिन के अंदर ये आश्वासन दे कि 30 दिन के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना करके दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगी। वरना पंचायत वगैरह अगर इस तरह होती रही और विलंब होता रहा तो एकाध स्थितियां और बिगड़ने की हम तैयार करने का पूरा अवसर दे रहे हैं। जी चलिए, शरद प्रधान साहब के पास जाऊंगा, पूछूंगा उनसे कि क्या ये जो स्टैंड है ये बीजेपी को फायदा देगा, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आलोक शर्मा के पास जाना चाहता हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आलोक साहब, इस पर पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय? क्योंकि आपकी पार्टी से इस पर बयान तो आते रहे, लेकिन कभी कोई आगे बढ़कर ऐसी बात नहीं कही गई जिससे ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा आपको इससे कंसर्न है। देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जिसमें कहीं धर्म की और जाति की और इस तरह की कहीं विद्वेष पैदा होने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उससे अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करती है, क्योंकि हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन स्पष्ट बात सामने आ रही है, जो शुरू में ही सामने आई थी। रामकृपाल जी ने जो बात कही थी कि दोनों ही पार्टियों की नुरा कुश्ती है, 9 महीने लगते हैं एक सैंपल की जांच लेने के लिए। प्रदेश का मुखिया कहता है कि ये सैंपल जो है उसके घर से नहीं मिला था, बाहर से मिला था। तो ऐसे मुखिया को खुद अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। अरे भाई, जब सैंपल अगर बाहर से मिला था तो फिर उस रिपोर्ट के लैब की रिपोर्ट जो है, जैसा कि अभी पूर्व डीजीपी साहब ने भी कहा कि उसी नंबर पर वो क्यों पंजीकृत किया गया। इन दोनों की नुरा कुश्ती है। एक तरफ आप धारा 144 लगाते हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यक्ति वहां पर उठकर जाकर अनाप शनाप बयान देते हैं। बालियान जी स्वयं कृषि राज्य मंत्री हैं, एमओएस कृषि हैं, उनसे पूछिए ना, गौ संवर्धन के लिए उन्होंने आज तक अपने मंत्रालय से कोई एक भी कदम उठाया है क्या? 1955 में जीबी पंत जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उस समय पर गोहत्या के ऊपर बैन लगाया और तमाम तरह के जो कानून हैं वो उसी समय कांग्रेस के समय में बने। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इसी अखलाक वाले मुद्दे पर बीजेपी ने बिहार में मुंह की खाई थी, लेकिन फिर दोबारा से चालू हो गए हैं। एक तरफ पूरा गुंडा राज चल रहा है समाजवादी पार्टी का, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से यहां पर जो धर्म का आधार है वो बना रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री वहां पर जाकर धारा 144 को तोड़ते हैं और पूरी तरह से उस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं। ये दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, क्योंकि दोनों एक केंद्र के स्तर पर फेल हो गई है, एक यूपी सरकार में फेल हो गई है। इनको कोई नया मुद्दा मिले
और उस नए मुद्दे के आधार पर ये भीड़ तंत्र का शासन चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते हैं, भीड़ तंत्र का शासन चाहते हैं। भीड़ गई, भीड़ ने जाकर मार दिया। भीड़ में कौन लोग थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आज कौन वहां पर पंचायत कर रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री। वहां पर उनको सूखे से क्या हालत हो रही है देश की, बालियान जी को कोई चिंता नहीं है। शायद सूखा उनको हिंदी में लिखना नहीं आता होगा, लेकिन गाय पे उनको वहां पर राजनीति करने में, अखलाक के घर जाकर, उसके गांव में जाकर बड़ा मजा आ रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तो आप कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब कि भाई जो मीट खाता है, जो बीफ खाता है वो पाकिस्तान चला जाए। किरण रिजिजू कहते हैं कि साहब मैं तो खाऊंगा, मेरा क्या कर लेंगे। तो बीजेपी पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। बलियान के मुद्दे के ऊपर अमित शाह जी कहते हैं कि साहब बीजेपी का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई आपके केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, आप जनता को मूर्ख समझते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझते हैं कि आप उस मुद्दे को धर्म के आधार पर ले जाएंगे और भुनाएंगे? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जी, सुधांशु मित्तल जी कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मौका उनको भी देते हैं। मित्तल साहब दोनों अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। एक आलोक जी के लिए तो सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अभी आपने नहीं, बेगानी शादी नहीं है और ना ही बीच में ना बोले, आप जब बोले तो मैं बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, देखिए आपने जब देखिए आलोक जी थोड़ा शिष्टाचार, आलोक जी शिष्टाचार रखिए, आलोक जी शिष्टाचार रखिए, आलोक जी शिष्टाचार रखिए। आपने हम पे बहुत आक्षेप लगाया, मैंने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ा तहजीब समझाइए, शिष्टाचार समझाइए आप संजीव बालियान को, कांग्रेस को मत समझाइए। मैं आपको मेरे को तोड़कर वहां पर जाकर राजनीति न करें। मॉडरेटर साहब अगर इस तरह आपको चलाना डिबेट तो आप चलाइए। शिष्टाचार का पाठ बोलने दीजिए, सुधांशु जी को बात रखने दीजिए। लेकिन नहीं, आप चाहें कि धर्म के आधार पर आप मुझे धमकाएंगे, आप मुझे डराएंगे यहाँ पे, कुछ आप मुझे मेरी बात। आलोक जी, सुधांशु जी को बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप रेट कीजिए। डराने धमकाने का काम तो बीजेपी का है, वो तो उत्तर प्रदेश क्या आप कर रहे हैं, क्यों हमने वो बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, प्रश्न मैं जो आपसे कहना चाहता, अभी आपने पूर्व डीजीपी साहब का बयान सुना, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा इसमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए और 9 महीने का कोई औचित्य नहीं था। जो 1 महीने में चीज हो सकती थी 9 महीने हुए। क्यों हुए? क्योंकि इसमें सांप्रदायिक राजनीति सरापा सरकार कर रही है, अल्पसंख्यकों की वोट लेने के लिए सारी राजनीति कर रही है, वहां का सारा माहौल इसलिए खराब कर रही है ताकि एक विशेष वर्ग को वो खुश कर सके। ये नहीं चल सकता। किसी भी राज्य में कानून की प्रभुसत्ता जो है वो सर्वोपरि है। जैसा मैंने कहा, मैं थोड़ा सा खत्म कर लूं। जी बोलिए। इन्होंने एक स्पष्टता से बात निकली कि एक कानून का उल्लंघन हुआ, जघन्य अपराध है ये। उस अपराध में मैं नहीं कह रहा कौन दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जायज है या नाजायज है? मित्तल साहब, मांग जायज है, लेकिन देखिए जो बात आपके मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, वो दोषी नहीं है, भड़काने वाला बयान देते हैं। आपने सबके बयान दिए, मुझे पूरा जी बोलिए। मैं थोड़ा सा अपनी बात रखूं। नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी एक मत हो एक राय पे भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? बात खत्म करें। अमित शाह जी कह रहे हैं हम संजीव बालियान करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप जाकर पंचायत कानून का ख्याल रखेगी। कानून जो है, कानून को जो एजेंसी है पंचायतों में, बात को एक ही बात को दोहराते रहेंगे भाई। पंचायतें सजा कि अगर कानून जो अगर सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएगी तो क्या लोगों के सामने विकल्प होगा, मुझे ये बताइए। कानून ने पूरा उत्तरदायित्व निभाया है, एक व्यक्ति की हत्या की गई है, जिस जिसका नाम लिया गया वो जेल भेज दिए गए। अब आपकी पार्टी कह रही है कि वो निर्दोष हैं। भाटी जी देखिए, कानून का पालन आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मेरे को मेरा तर्क रखने दीजिए, उसके बाद अपने तर्क से जवाब दीजिएगा। पहले आप अपनी पार्टी में ये तय कर लीजिए कि आपकी पार्टी चाहती क्या है। कैसे आप तर्क बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। शरद प्रधान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे बीच, बहुत देर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी। प्रधान साहब बोलिए, फिर मैं आता हूं सुधांशु मित्तल पे और बाकी लोगों पे। बोलिए, आप रखिए अपनी बात। भाई ये पार्टी के नुमाइंदे समय दें तो बोलने का बोले एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हैं। मैं इसमें कुछ ऐसी, सब नेताओं ने अपनी अपनी बात कही है, मैं आपके सामने कुछ ऐसा खुलासा करना चाहता हूं जो बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। आप ये जानने की पहली चीज ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो है जो गौ मांस की बात की जा रही है, ये जो पहली दफे जब रिपोर्ट आई कि मटन कहा, वहां के वेटनरी ऑफिसर ने, इस पे गौर करिए कि मटन और बीफ का और या हिरन के मीट का जो भी मामूली मांसाहारी आदमी है वो आंख से देख के बता सकता है, और वेटनरी ऑफिसर और भी ज्यादा कॉम्पिटेंट है बताने के लिए। उसने पहले दिन बोला ये मटन है। ये जनवरी के महीने में जो ये फॉरेंसिक ऑफिसर हैं, ये एक डॉक्टर दीक्षित हैं, वो जनवरी के महीने में रिटायर हो रहे थे, और रिटायरमेंट से 6-7 दिन पहले उन्होंने हाथ से लिख करके एक रिपोर्ट बनाई। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या सीमा है, सब हमारे सरकारी दफ्तरों में सरकारीकरण में क्या होता है, रिपोर्टें तो सब मर्डर को सुसाइड बना दिया जाता है, रेप को जो है वो सुसाइड बना दिया जाता है, हो चुका है यहाँ पे। आप डाउरी डेथ को सुसाइड बना दिया जाता है, तो ये कौन सी बात है? सुनिए, पहले सुनिए, यही हुआ है। और वो डॉक्टर दीक्षित का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इसको कन्वर्ट किया जनवरी के महीने में, और ये आज नहीं आई है, 9 महीने नहीं लगे, आप लोगों की गलत जानकारी है। ये सितंबर का इंसिडेंट है, जनवरी में रिपोर्ट हो गई थी। ये सारे राजनेताओं को मुझे ताज्जुब है कि इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कोर्ट में इतना समय लगा है उसको आने में। और ये भी बताऊं आपको कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं रेज किया गया, क्योंकि एफआईआर का पार्ट नहीं था ये तो, लेकिन डिफेंस ने इस बात को बार बार रेज किया कि साहब वो उसकी रिपोर्ट लाई जाए, क्योंकि डिफेंस में जितने एक्यूज थे इस मामले में उनको पता था रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने बनवाई थी। और उत्तर प्रदेश में रिपोर्टें पैसा देकर के आप कोई भी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। ये अगर सुधांशु जी को नहीं पता है और समाजवादी पार्टी वालों को नहीं पता है और कांग्रेसियों को नहीं पता है तो भगवान मालिक है इनका। ये हकीकत है वहां पे। और जहां तक उसका सवाल है जो आपने सवाल पूछा था, प्लीज सुधांशु जी, मैं लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां तक इसका सवाल है कि इसका ये फायदा उठाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि इसका फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों लगता है उठाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास लगता है और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है हिंदुत्व के अलावा। ये भूल गए हैं कि मोदी ने इलेक्शन 2014 में जीता था, हिंदुत्व के नाम पे नहीं जीता था। बड़ी भारी गलतफहमी है। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन जीते थे, और वो उन्होंने एक एस्पिरेशंस लोगों के जगाए थे, डेवलपमेंट का नाम लिया था। वो सोच करके वही वोटर जिसने पहले अखिलेश यादव को वोट डाला था, मोदी को वोट डाला। और ये आज भूल गए हैं, अमित शाह साहब भूल गए हैं ये बात, वो वाहवाही ले रहे हैं कि उन्होंने जितवा दिया इलेक्शन। ये बड़ी भारी गलतफहमी है, और ये अगर वापस इस मुद्दे पर जाते हैं तो इनका नुकसान ही होगा। और समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि इससे पोलराइजेशन उनका मुसलमानों का हो जाएगा, ये भी बड़ी भारी गलतफहमी है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। चलिए, तो यहाँ पर सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक सुधांशु जी मुझे लेना होगा, लौट कर आऊंगा और प्रधान साहब ने जो बातें रखी उन सब पर आप सभी लोगों से जवाब लेंगे। और मित्तल साहब, आप जो कहना चाह रहे हैं आपकी बात भी लेंगे, और ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या उस वक्त, क्योंकि देश में असहिष्णुता का मुद्दा था, तो जानबूझकर इस चीज को रोक लिया गया, उस रिपोर्ट को रोका गया, जो भी सियासत उस समय रंग लेकर आई, क्या उसके पीछे कोई कारण था? क्या नकली रिपोर्ट बनाई गई? जो यहां पर बात उठाई अभी प्रधान साहब ने, उन सब पर चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां पर आज बात हो रही है कि दादरी कांड के 9 महीने बाद एक बार फिर यह मामला गर्म हो गया है। एक नई रिपोर्ट से फिर सियासत गर्मा गई है, कहीं पंचायत लग रही है, कहीं फरमान सुनाए जा रहे हैं, और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हर कोई इस मामले का फायदा उठाना चाहता है। बातचीत चल रही थी। मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक प्रश्न के साथ मैं आपके पास आता हूं। आपके अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान देख लीजिए, मामले में सभी आरोपियों की फौरन रिहाई हो और सरकार अखलाक की फैमिली से पूरा मुआवजा वापस ले। देखिए, क्या कानून को काम करना है वो अपनी जगह, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुख्य मुद्दा है उसकी जगह उल्टा क्यों कह रहे हैं कि आप उनसे मुआवजा वापस ले लें, ये वापस कर लें। बालियान साहब अलग बात कर रहे हैं, साध्वी प्राची कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत के बाद अब मुसलमान मुक्त भारत। ये सारी बातों की जरूरत क्यों है? और फिर अमित शाह साहब कहते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सबके निजी बयान है। ये क्यों है दोहरापन? 10 करोड़ सदस्यों की पार्टी में निजी बयान लोगों के बहुत होते हैं, और हर राजनीतिक संगठन जो है वो कुछ लोगों के बयान से अपने को दूर करता है, जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखता।
नहीं, पर ये बहुत अजीब बात है, बयान जाता है तो उसका लोगों पर असर पड़ता है। बाद में आपने कह दिया कि ये इनके निजी विचार है, लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते, उनका भावनाओं पर फर्क पड़ता है। मित्तल साहब, ये भी एक विडंबना है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उनके बयान का फर्क नहीं पड़ता है, वित्त मंत्री क्या कहते हैं, गृह मंत्री क्या कहते हैं, उनके भी बयान का फर्क पड़ता है। कई बार बोलना भी पड़ता है कि प्रधानमंत्री तो इस मामले पर बोल ही नहीं। भट्ट साहब भट्ट साहब मुझे मेरा तर्क रख लीजिए। प्रधानमंत्री जी इल्जाम लगाना मुद्दों के ऊपर अपनी शांति मौन व्रत धारण किए हुए हैं। बोलिए अब। जी तो किसके बयान जो है भाजपा के बयान माने जाएंगे? मुझे लगता है कि अब तक सबको समझ आ जाना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का बयान जो होता है वो भाजपा का बयान होता है। पर आपके मंत्री दे रहे हैं व्यक्तिगत बयानों को आप भाजपा का बयान माने, आपके मंत्री दे रहे हैं, बोल रहे हैं माना जाएगा है। केंद्रीय मंत्रियों को नहीं माना जाएगा, आप नजरअंदाज कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के बयान को नहीं माना जाएगा। हाउस में तो आप दिग्विजय सिंह के बयान को पूरी तरह से भुनाते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं आप उन्हें साधारण बयान नहीं, जिसे अवॉइड करना। चर्चा किस तरह होगी भट्ट साहब? ये जंगल बाजार बनाना है क्या? यहाँ चर्चा किस तरह होगी? नहीं, आपको बोलने का मौका है, बोलिए। एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसको अपना पक्ष खिलाफ मेरे बोलने वाले हैं, मुझे मेरा टाइम तो दीजिए ना। और उसके बाद कहते हैं जंगल राज है। अशोक सिंगल वाली ही केम एंड मेट मुलायम। कमाल है, मुझे मेरी बात रखने का आप अपनी बात रख रहे हैं सुधांशु जी, आप रखिए, बोलिए। कहाँ रख रहे हैं आप? हर बीच में आप सबने लंबे बोले, मैं जब बोलने लगता हूँ 2 मिनट में टोका टाकी कर देते। कौन सा तरीका है? बोलिए। अगर मेरा पक्ष सुनने में अगर आप लोगों की रुचि नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना पक्ष नहीं रखता हूँ। अभी आपने शरद जी का बयान सुना, इतना बड़ा बयान सुना। नहीं, आप बोलिए, आपकी भी बात हमने सुनी है, आप बोलिए। अभी भी आप बोल रहे हैं। शरद जी का बयान निंदनीय है। निंदनीय क्यों है मैं कहता हूं, ये एक राजनीतिक व्यक्ति का बयान है, ये एक निष्पक्ष पत्रकार का बयान नहीं है। क्यों नहीं है सुनिए, वो क्या कहते हैं कि जो वेटनरी ऑफिसर था वो बोल रहे हैं, क्योंकि साफ बोल रहे हैं, आपको साफ बात पसंद नहीं है। देखिए फिर बोलना चालू हो गए। वेटनरी ऑफिसर ने देखा और उसके देख के उसकी क्षमता तो है, उसकी क्षमता तो ये है कि वो देख के पहचान ले कि ये कौन सा है कौन सा नहीं है। और फोरेंसिक जांच करने वाला जो आदमी है उसकी क्षमता नहीं है। अगर उसने जांच में ये पाया कि ये जो है गांव मास्टर फोरेंसिक साइंस वाले ने आपसे पैसा खा के बदली है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। शरद जी कुछ हल्कापना ना दिखाइए, शरद जी हल्कापना ना दिखाइए। आप बोल रहे थे मैं चुप रहा, मैं जब बोला आप बीच में क्यों बोले, क्यों बिलबिला रहे हैं आप? इतना आप में असहिष्णुता है। वो फोरेंसिक जो इंचार्ज है उसने अगर ये जांच में पाया तो उसने तो भ्रष्टाचार करा, और जो वेटनरी ऑफिसर था वो जो था पाक साफ था। कुछ ये गैर जिम्मेदारान निंदनीय बयान है आपका, इसलिए चीजों को मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक चीज भदौरिया साहब आपके पास आता हूं, लेकिन विक्रम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आज से देख करके उसको आप देख करके कुछ कह सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल और माइक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है वो विशेषज्ञ ही कर सकता है। लेकिन शरद प्रधान जी अनुभवी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपने जो बात कही वो डिस्काउंट नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश होना चाहिए कि क्या रिटायरमेंट के पहले किसी प्रलोभनवश तो ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में भी माकूल कार्रवाई, क्योंकि एक बार मटन कह देना और सेवा अवकाश प्राप्त करने के पूर्व 1 सप्ताह पूर्व इतने महीने के विलंब के बाद एक बिल्कुल दूसरी रिपोर्ट देना, एक मन में एक शंका तो आती ही है। इसका निराकरण इन्वेस्टिगेशन से जरूर होना चाहिए। सैंपल मौजूद है, 5 लोगों की टीम बना करके इसका पुनः परीक्षण हो जाए। जी, और उसमें यह भी तय करना पड़ेगा कि सैंपल उनके घर से मिला था कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। जी जरूर। सुधींद्र भदौरिया साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, ऐसा है, आपको मालूम है ये महापंचायत का अर्थ क्या होता है। ये महापंचायत एक छेड़खान के ऊपर मुजफ्फरनगर में हुई और नतीजे के तौर पर 1 लाख लोग बेघर हो गए। ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हमें तो महापंचायत करनी पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर बिना महापंचायतों का एक इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। और दूसरी तरफ
वो लोग जो महापंचायत होने दे रहे हैं, जिन्होंने महापंचायत मुजफ्फरनगर में होने दी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां महापंचायत हुई, उसका नतीजा क्या निकला। और इस बार जहां दादरी में धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू है, उसके बावजूद वहां पंचायत हो रही है, वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो लोग बलवे की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों लोग मिले हुए हैं, ये इनका बेनकाब हो चुके थे। ये बिहार के चुनाव में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने उस मोर्चे से निकले, चुनाव की सभा में उनके भाई शिवपाल गए, चुनाव की शुरुआत हुई, दूसरे दिन बाहर निकलकर आकर मोदी जी की तारीफ करने लगे। मोदी जी ने स्वयं मुलायम सिंह जी की तारीफ की सहारनपुर के अंदर जाकर, और मोदी जी ने बनारस में अखिलेश की तारीफ की। कई बार हम देख चुके हैं इस तरह के, ये पिछले कुछ समय से खेल चल रहा है इन लोगों के अंदर, ये फिर से दोहराना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक खेल है, इससे मत खेलिए। दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन और आग्रह है, वरना इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, इस देश के संविधान को आप लोग कमजोर करेंगे। जी, पार्टी साहब कुछ कह रहे थे, लेकिन राम कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। राम कृपाल साहब, पंचायतों का ये जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण की पंचायतें होती है, पहले भी हमने लगते हुए देखी, अब धारा 144 के अंतर्गत लगी और यहां भड़काने वाले या थोड़े उत्तेजित करने वाले बयान आए। मैं आपके इसी बात पर मैं आ रहा था, जितने देर से हम बहस कर रहे हैं, आज जो ये कल से जो सुर्खियों में है, वो अभी हाल में कल और परसों में जो घटनाएं हुई हैं, उसके चलते हम आज फिर से इस विषय पर बहस कर रहे हैं। मेरा एक सिंपल सवाल था कि कल की जो घटना हुई है, उसमें दो ही लोग जिम्मेदार हैं, दो ही पार्टियां। जो सत्तासीन सरकार है, वहां धारा 144 लागू थी, उसको किसी भी कीमत पर इस गैदरिंग को नहीं होने देना चाहिए था। और दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसको मालूम था कि ये 144 लागू है, ये गैर कानूनी है। बात पार्टी की नहीं है, बात देश के कानून का सम्मान करने की है। उसके बावजूद वहां पे महापंचायत हो रही है, और महापंचायत सिर्फ हो नहीं रही है। अभी मैं माफ कर, जैसे उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, मैं देखिए एक चीज है, विनय कटियार का आपने पहले शुरू में बाइट दिखाया था, वो क्या कह रहे हैं, बालियान साहब क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो वो कह रहे हैं कि जेल से रिहा कर दिया जाए, ये एक कॉमन मैन जिसको कानून का हालांकि कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की भावुकता भरी बात कर ले। लेकिन वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग, बात सिर्फ चुप्पी की नहीं होती है। 2 साल में जो मोदी जी का ग्राफ गिरा है, जिन एलिमेंट्स ने गिराया है, वे एलिमेंट्स जब जब समाज में निकल करके बाहर आते हैं, तो जो आला कमान की जिम्मेदारी होती है, उसकी आवाज मुझे उतनी सुनाई नहीं पड़ती है कभी भी कि एक उसको उसी तरह से रोकने की कोशिश की जाए और कहा जाए कि यह गलत हुआ है। कल की दादरी की घटना, 2 लोग जिम्मेदार हैं, केंद्र में बैठी हुई सरकार और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई सरकार। क्यों हो रही है ये घटना? जाहिर सी बात है, देखिए सिर्फ माइनॉरिटी के वोट की बात नहीं है। एक हमारे यहाँ होता है ना घेलुआ, तो सबकी कोर स्ट्रेंथ वहां पर है। वहां मालूम है बीजेपी की भी एक कोर स्ट्रेंथ है, समाजवादी पार्टी की भी एक कोर स्ट्रेंथ है, और मायावती जी की भी एक कोर स्ट्रेंथ है। इनको क्या है कि कहां से इसमें 2%, 3%, चाहे वो फ्रिंज एलिमेंट्स के चलते आ जाए, सब इस जोड़ने की फिराक में रहते हैं। सारा जो है, देखिए राजनीति की करेंसी है वोट, और नफा नुकसान तात्कालिक जो लोग जोड़ करके आज राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है कि 2017 मार्च में उससे उनको फायदा नुकसान हो जाए, लेकिन ये देश ऐसा है, इस देश में ये इस तरह की राजनीति करने वाले बहुत दीर्घकालिक राजनीति नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रख लिया। तो भाटी साहब, जब धारा 144 लगी हुई थी, फिर भी आपने इस महापंचायत को क्यों होने दिया? क्या आपकी भी ये मंशा थी कि वहां पर कोई ऐसी बात हो और आपको ध्रुवीकरण का फायदा मिले? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बार बार महापंचायत कही जा रही है। बिसाड़ा में कोई महापंचायत नहीं हुई है। महापंचायत की डेट तय करने के लिए, उसकी तारीख तय करने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हुए थे मंदिर पे। बाहर के उसमें कोई लोग नहीं आए थे, 1-2 लोग बाहर से, केवल 1-2 लोग चोरी छिपे पहुंच गए थे।
पुलिस वहां पे मौजूद थी। धारा 144 आपके सामने टीवी पर चित्र है, धारा 144 देखिए, कानून के निदेशक भी यहाँ पर धारा बैठे हुए हैं। 144 में क्या इतनी सारी भीड़, मुझे सारा विजुअल पता है, मुझे सारे चेहरे में पहचानता हूँ। मैं उस गांव के पड़ोस से आया हूं, मैं सारे चेहरे पहचानता हूं जो उसमें मौजूद हैं, वो उसी गांव के लोग मौजूद हैं। बाहर से एक दो पट्टे डाल के जो बैठे हुए हैं लोग, ये दिल्ली से गए हैं, एक दो लोग। पर धारा 144 का तो उल्लंघन दिख रहा है भाटी साहब। दिया गया धारा 144 या कानून के क्यों जाने दिया गया, क्यों वहां पर पुलिस रहते हुए ये होने दिया गया, मैं ये जानना चाहता हूं। धारा 144 एक निषेधाज्ञा होती है कि आप इकट्ठे नहीं होंगे। अगर कोई इकट्ठा होता धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। अगर पुलिस इसमें विक्रम जी से पूछने की जरूरत नहीं है जी, सभी जानते हैं कि 4 लोग से ज्यादा धारा 144 में इकट्ठे नहीं हो सकते। और आप देखिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं, ये चित्र आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने। ये संजीव बालियान भी उसी गांव के हैं क्या? एक सवाल उठाया कि महापंचायत होगी और हिंसा होगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पहली बात तो सरकार कोई महापंचायतों में प्रशासन नहीं होने देगा। दूसरे, दादरी की जनता इतनी शांति प्रिय है और इतनी धर्मनिरपेक्ष है। दादरी में सन 92 में जब बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश में दंगे हुए तब भी हिंदू मुसलमान प्यार से रहते थे। उससे पहले बहुत बार दादरी में कभी दंगा नहीं हुआ, दादरी में कभी हिंदू मुसलमान दंगा तो नहीं हुआ, लेकिन दादरी के लोग बहुत, मुझे बताइए वहां पर पुलिस वाले खड़े हैं उस पंचायत में। बिल्कुल भाटी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्यों होने दिया गया ऐसे लोग। अरे मैं 144 धारा 144 लगी है, इतने सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर पुलिस के लोग भी खड़े हैं। विक्रम सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, धारा 44 तोड़वा रहे हैं क्या? केवल गांव के कुछ लोग आधे घंटे के लिए इकट्ठे हुए थे। विक्रम सिंह जी केवल गांव जी रखिए, और वहां पर पुलिस भी पहुंच गई और तमाम तरह की एक मिनट सब इंस्पेक्टर वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट विक्रम सिंह साहब रखिए अपनी बात। देखिए ये बहुत मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर के बाहर भीड़ का इकट्ठा होना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, और इस प्रकार की भीड़ का इकट्ठा होना वो भी दादरी में और इस पृष्ठभूमि में ये औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस और प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वहां पर भीड़ को इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए था, और इस परिप्रेक्ष्य में अगर भीड़ इकट्ठा हुई है तो खतरे की ये घंटी। और ये वही मंदिर है जहां से अखलाक कांड में ऐलान किए गए थे। जी हाँ बिल्कुल, और वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? अधिकारी रहे हैं पुलिस के। विपिन जी, पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की अगर वहां पर सभा होती है, उसी मंदिर से सभा होती है, तो ये किसने, आप देखिए कि हर तरह से कानून का तो उल्लंघन है ही है। कानून भाटी जी, इस पे तो आपको जवाब बनता है यहाँ पर कि क्यों ऐसा होने दिया गया। दुखद स्थिति है। मैं जवाब दे रहा हूं। विक्रम सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया है, वो बहुत जिम्मेदार पद पर पुलिस के पे रहे हैं। पुलिस अधिकारी ये जानते हैं अच्छी तरह, जब इस तरह का माहौल होता है तो जनता को समझा बुझाने का प्रयास भी किया जाता है। जनता को शांति से शांत रखने के लिए कई बार उन्हें समझाने का प्रयास पहले किया जाता है, शक्ति प्रयोग एकदम नहीं किया जाता। लगातार पुलिस के अधिकारी, लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस अधिकारी लगातार गांव के लोगों के संपर्क में थे, लगातार उनसे बात कर रहे थे। केवल आधे घंटे के लिए गांव के बेहतर होता कि भीड़ को न लगने दिया जाता, मना लिया गया तो धारा का इस्तेमाल किया गया। ये तर्क अमान्य है, ये तर्क अमान्य है। अगली बार फिर समझाने बुझाने के साथ पंचायत जब करेंगे तो फिर सभा होने दी, और हमने इसीलिए वहां महापंचायत कोई नहीं होने दी जाएगी। गांव के लोग को जानकारी दी कि हम महापंचायत कर रहे हैं दादरी में, और इस तरह की महापंचायतें और हो देश के कोनों में, ताकि वहां पर खून खराबा हो। जी मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मित्तल साहब जी गलत बयानी कर रहे हैं। महापंचायत की कोई तारीख तय नहीं की गई थी, महापंचायत की कोई घोषणा नहीं थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं, माफी चाहता हूं आपसे। गलत बयानी कर रहे हैं आप। महापंचायत की तारीख घोषित करने की कोई महापंचायत नहीं हुई है। नहीं, ये बात तो कुछ मान्य नहीं है कि तारीख घोषित करने के लिए आपने वहां पर अलाउ किया। खतरनाक है, ये सिंह साहब भी बता रहे हैं, ऐसा इकट्ठा होने देना ही नहीं है। इट्स फ्री फॉर ऑल। नहीं, बीजेपी कहती है कि महापंचायत एक कॉमन बात कह दी जाती है, समाजवादी पार्टी कहती है कि सांप्रदायिक। बोलिए मित्तल साहब, बोलिए। मैं समझता हूं समय समाप्त हो रहा है, मित्तल साहब को बोलिए। आपने अभी इल्जाम लगवाए, खेल रहे हैं। मैं अपनी बात रख लूं जी? बोलिए बोलिए बोलिए। हम पे इल्जाम लगाया गया कि हम लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से चुनावों में फायदा लेने के लिए सारा कुछ कर रहा है। एक थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हमें चुनावों में घाटा होता है, फायदा नहीं होता है। आपको अगर ध्यान होगा कि बाबरी मस्जिद जब ढही है तो उसके बाद का जब यूपी का चुनाव हुआ तो हम हारे, हम जीते नहीं। गुजरात अगर 2002 में हुआ तो 2004 में हम हारे, जीते नहीं। और ये बात कम से कम हम सबको तो पता है।
तो इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हम लोग करवाना चाहते हैं वोटों के लिए। ये आप लोगों की सोच हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सोच बड़ी स्पष्ट है। हम विकास के लिए आए, हम कानून की प्रभुसत्ता के लिए आए, सुशासन के लिए आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए आए, और वही हम लोग कर रहे हैं। हम केंद्र में वही कर रहे हैं और यूपी के अंदर पंचायत विकास के लिए आखिरी एक मिनट देने के बाद शरद प्रधान साहब आपका एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ के बयानों पर भी एक नजर डाल लीजिए। योगी कौन सा विकास कर रहे हैं संजीव बालियान, साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, उसकी तरफ भी एक बार नजर डाल लीजिए। क्या तरीका है भाई? नहीं, योगी आदित्यनाथ मैं कहना चाहता हूँ यूपी के अंदर हमारा मुद्दा विकास का और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, और वहाँ की कानून। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ और प्राची और साध्वी और उनके बयानों के अलावा ये बात सही है कि आपका मुद्दा अच्छा है सुधांशु जी, लेकिन आपके पार्टी के नेता, आपके मंत्री उस मुद्दे से आपको लगातार भटका देते हैं, या तो फिर उन्हें रोक लिया जाए। शरद प्रधान जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहता हूं, समय समाप्त हो रहा है, आखिरी कमेंट। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि इस पूरी राजनीति के पीछे ध्रुवीकरण के उद्देश्य है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है और नए तरीके से इसको लाया गया है, क्योंकि इनको मालूम हो गया बीजेपी को कि राम मंदिर के मुद्दा पे भुना चुके, जितना भुनाना था अब वो मुमकिन नहीं है। हिंदुत्व का एक ही जरिया है, गाय का मुद्दा उठाओ, उससे शायद हमारा फायदा हो जाए। और समाजवादी पार्टी का जिस तरह इनएक्शन है उससे जाहिर होता है, जिस तरह उन्होंने महापंचायत अलाउ करी, जिस तरह पहले भी मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ उस टाइम भी महापंचायत की वजह से हुआ था, वो अलाउ किया, उससे दिखता है कि अंदर अंदर कहीं इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, दोनों का इससे कुछ फायदा हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये तो हास्यास्पद है कि ये ध्रुवीकरण की बात नहीं करते हैं। इनको हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। चलिए, समय चूंकि समाप्त हो रहा है, समय चूंकि समाप्त हो रहा है, हम उनके बयान की बड़ी शरद जी, आपकी विकृत मानसिकता है, और क्योंकि आपकी एक राजनीतिक सोच है और एक विकृत मानसिकता है, इसलिए कम से कम अपनी विकृत मानसिकता। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। ये बात भले ही उत्तर प्रदेश की है, यहाँ के एक छोटे से गांव की है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ घट रहा है वो पूरे देश में जाता है, पूरा देश उसको देखता है, समझता है, और देश में कोई अच्छा संदेश नहीं छोड़ रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीजों से देश को बचाया जा सके तो शायद वो सबके हित में होगा। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करना होगा। आप सभी लोगों का इस पैनल में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।